हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQIAS में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत उपाध्याय। देखिए, यूनियन बजट 2026 में एक इंपॉर्टेंट स्कीम अनाउंस किया गया है और उसको एग्जाम के लिहाज से आपको तैयार करना है। और ये स्कीम है बायो फार्मा शक्ति स्कीम, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको पता है, इस समय यूएस ने जब से टैरिफ लगाया है, इंडिया को इस तरह की स्कीम की ज़रूरत भी थी। और दूसरा, फार्मास्यूटिकल में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में, तो इस लिहाज से ये इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी। तो आइए अब देखते हैं बायो फार्मा शक्ति स्कीम हमारे देश के जो हेल्थ सेक्टर है उसको मजबूत बनाने के लिए कितना काम करेगा और हमारी इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेगा। आइए देखते हैं बायो फार्मा शक्ति। इसमें शक्ति जो है दरअसल कोई एक शब्द नहीं है, बल्कि शक्ति लेटर्स को पकड़िएगा, SHAKTI। तो इससे फुल फॉर्म जो शक्ति स्कीम का बनेगा वो है स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट थ्रू नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो SHA से बन गया स्ट्रेटजी फॉर हेल्थ केयर एडवांसमेंट। नाम से ही बहुत क्लियर है कि हेल्थ केयर को एडवांस बनाना है। और कैसे बनाना है, ये रणनीति है इसकी। कैसे बनाना है? नॉलेज से, टेक्नोलॉजी से और इनोवेशन के जरिए बनाना है। तो 10,000 करोड़ रुपए की इनिशिएटिव है ये। इससे शुरू किया गया है, बजट एलोकेट किया गया है। और जो मेन टारगेट है वो क्या है? अगले 5 साल में इंडिया को बायो फार्मा के फील्ड में एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना, विनिर्माण केंद्र बनाना, ये इसका मेन लक्ष्य है। ऑब्वियसली जो फोकस है, देखिए फार्मास्यूटिकल की दुनिया में जो इंडस्ट्री, मैंने कहा कि थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में अगर रैंक करें तो अब जो इंडिया का फोकस होगा इस बायो फार्मा शक्ति स्कीम से, वो कॉम्प्लेक्स दवाओं के घरेलू उत्पादन पर होगा। बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर के घरेलू उत्पादन पर इसका ध्यान केंद्रित होगा। तो केंद्रीय बजट 2026 में स्वास्थ्य और बायो फार्मा में भारत का एक नया युग बताया जा रहा है इसको। अब आइए पहले देखते हैं कि भाई इस स्कीम की जरूरत क्यों थी इंडिया को। तो सबसे पहली जरूरत इसलिए थी क्योंकि कहा जा रहा है कि भारत में जो रोग का भार है, बर्डन ऑफ डिजीज है, वो चेंज हो रहा है। और चेंज पैटर्न कैसे हो रहा है कि अब बीमारियां संक्रामक से ज्यादा गैर संचारी हो रही हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज ये बढ़ रहे हैं। जैसे कि कैंसर हो गया, ऑटो इम्यून विकार हो गए, ये सब की तरफ अब स्थानांतरित हो रहा है रोग भार भारत का। और इस वजह से इन जटिल रोगों के इलाज के लिए अब जेनरिक दवाओं से काम नहीं चलने वाला, बल्कि जेनरिक दवाओं से आगे बायोलॉजिक्स की आवश्यकता होगी। और इसलिए भारत को उसका उत्पादन करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट है। तो यही आंकड़ा बताया गया कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं, गैर संचारी रोग हैं, 63% भारत में कुल मौतों की 63% का भार तो सिर्फ एनसीडी पर है। मतलब एनसीडीज के जरिए भारत में हो रही जो मेडिकल मौतें हैं उसमें 63% मौतें हो रही हैं। जो डिजीज की वजह से हो रही हैं उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का हिस्सा 63% है। इसमें भी सबसे ज्यादा अगर बात करेंगे तो आपको दिखेगा हृदय रोग, 27% जो मौत हो रही है वो हार्ट डिजीज की वजह से हो रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पर जो रेस्पिरेटरी डिजीज हैं, श्वसन से जुड़ी बीमारियां हैं, उनकी वजह से हो रहा है। फिर कैंसर है थर्ड नंबर पर 9%, 3% मधुमेह, डायबिटीज है, और अन्य में फिर बाकी 50%। इस तरह से वेटेज बना हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, आप किसी भी एग्जाम में अपने मेंस के पेपर में इसको लिख भी सकते हैं। आगे बढ़े उससे पहले अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर पता है, आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर भी ये QR कोड है जिसको स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। अब आज ये वैश्विक संदर्भ की बात करें तो फिर जो दूसरा रिक्वायरमेंट क्या है, दूसरी जरूरत क्या है इस स्कीम को इस समय लाने की, कि टैरिफ का जो दबाव बढ़ता जा रहा है ट्रंप के फैसलों की वजह से। तो ये ऐसे समय में इस स्कीम को लॉन्च किया गया है जब अमेरिका द्वारा ब्रांडेड दवाओं पर अभी 100% तक टैरिफ लगाया गया है, और भविष्य में कहा जा रहा है कि 250% तक टैरिफ लगाने की चेतावनी दी गई है। तो ये भारतीय फार्मा एक्सपोर्ट के लिए एक चुनौती है, और यहां हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी भी माना जा रहा है। भारत अभी वर्तमान में, मैंने जैसा बताया, कि वैश्विक जेनेरिक मांग का 20% पूरा करता है दुनिया भर की फार्मेसी का। तो टारगेट क्या है कि जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़कर जो कॉम्प्लेक्स दवाएं हैं, बायोसिमिलर और बायोलॉजिकल दवाएं हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग हब बने और उनका एक्सपोर्ट सेंटर भी इंडिया आने वाले समय में बने। तो वर्तमान स्थिति हमारी जो पकड़ है वो जेनेरिक दवाओं पर है।
कम लागत की दवाएं इंडिया बनाता है, हाई वॉल्यूम में बनाता है और वैश्विक हिस्सेदारी 20% का है करीब करीब मात्रा के लिहाज से। लेकिन मात्रा से अब इंडिया मूल्य की तरफ बढ़ने के लिए स्ट्रेटजिकल चेंज ले आ रहा है इस स्कीम के थ्रू। और भविष्य का जो विजन है वो ये है कि फोकस जेनेरिक के बजाय बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर दवाओं पर हो। कम लागत और उच्च मात्रा इसको ताकत ना बना के इनोवेशन और उच्च मूल्य को ताकत बनाया जाए और उसको एक्सपोर्ट किया जाए और वैश्विक प्रतिस्पर्धा और आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब इस स्कीम के तहत NIPER का विस्तार है। 3 नए संस्थान हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, ये 3 नए इंस्टीट्यूट शुरू किए जाएंगे और 7 मौजूदा संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा। ये भी इसी स्कीम का पार्ट है। तो ये केवल इमारतों का निर्माण नहीं है बल्कि बायोफार्मा रिसर्च के लिए जो भी आवश्यक प्रतिभा और विशेषज्ञता है उनका निर्माण करना है। 7 को अपग्रेड करेंगे, 3 नए इंस्टीट्यूट खोलेंगे ऐसे। फिर 1000 प्लस साइट्स जो पूरे भारत में मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल साइट्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जाएगा इस स्कीम के तहत। और CDSCO यानी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल अथॉरिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए CDSCO के भीतर एक्सपर्ट्स का एक पूरा ग्रुप तैयार किया जाएगा। मकसद क्या है? इससे भारतीय दवाओं की क्वालिटी और उनकी विश्वसनीयता पर वैश्विक भरोसा को बढ़ाना, यही इसका मकसद है। ठीक है। इसके अलावा बजट में जो भी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए और क्या क्या बातें की गई हैं इस स्कीम के अलावा, तो जिला अस्पतालों को मजबूत बनाने का, उनका नेटवर्क सुदृढ़ करने के बारे में बात की गई है। नए सेंटर स्थापित करके जो इमरजेंसी केयर है, ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी सेंटर्स, इनमें 50% की वृद्धि करने की बात की गई है। जिला लेवल के अस्पतालों को मजबूत बनाने की बात की गई है। दूसरा, मेडिकल टूरिज्म पर जोर दिया गया है और निजी क्षेत्र के साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत PPP से 5 रीजनल मेडिकल हब बनाए जाएंगे, डेवलप किए जाएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे मेडिकल फील्ड को और मजबूत बनाएगा। इस बजट की ये भी एक खास बात है। साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर इस बार बजट में जोर दिया गया है और नए निम्हांस उत्तर भारत में देश के दूसरे निम्हांस को स्थापित किया जाएगा। निम्हांस मतलब हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो सेकंड देश का जो निम्हांस है वो स्थापित किया जाएगा। और रांची और तेजपुर के जो मानसिक स्वास्थ्य संस्थान हैं इनको अपग्रेड किया जाएगा, इनको ज़्यादा मॉडर्न बनाया जाएगा। तो मानसिक स्वास्थ्य पर इस बार अच्छी ज़रूरत के हिसाब से इस पर ध्यान दिया गया है और मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को डिसेंट्रलाइज बनाया जाएगा ताकि देश के हर हिस्से में ये उपलब्ध हो सके। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या और बातें हैं जो मेडिकल हेल्थ सेक्टर में बजट में ध्यान दिया गया है या स्वास्थ्य सेक्टर को फायदा होने वाला है? तो अगले 1 साल में 1.5 लाख केयर करने वाले लोगों को, वृद्धों को केयर करने वाले लोगों को ट्रेन किया जाएगा और अलाइड हेल्थ जो एक्सपर्ट्स हैं या कर्मचारी हैं, 1 लाख नए पेशेवर अगले 5 साल में तैयार किए जाएंगे जो विभिन्न फील्ड के होंगे, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया एक्सपर्ट्स इत्यादि, ये भी तैयार किए जाएंगे। और 1.5 लाख ऐसे लोगों को तैयार किया जाएगा, प्रोफेशनल्स को तैयार किया जाएगा जो वृद्धों की देखभाल करेंगे। तो इससे रोजगार भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता, दोनों को एक साथ ये एड्रेस करता है और भविष्य के लिए एक बड़ा फोर्स तैयार करता है मेडिकल में काम करने वाले। आयुष पर भी ध्यान दिया गया है। आयुष को, आपको पता है, आयुष को लेकर इंडिया की पहचान पूरी दुनिया में है। योगा और आयुर्वेदिक दवाओं को लेकर, या आयुष में बाकी दवाएं भी आ जाती हैं, सिद्ध, होम्योपैथी वगैरह सब कुछ। तो आधुनिकीकरण इनका करने की बात है। जामनगर में एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अनुसंधान और वैश्विक जागरूकता के लिए तैयार किया जाएगा, उन्नत किया जाएगा उसको। आयुर्वेद के 3 नए अखिल भारतीय संस्थान भी स्थापित किए जाएंगे और लक्ष्य है पारंपरिक चिकित्सा को वैज्ञानिक प्रमाण के साथ मुख्यधारा में ले आना। ठीक है। तो अब पूरे परिवर्तन के 5 प्रमुख स्तंभों की अगर बात करें तो बजट में केवल खर्च का विवरण नहीं है बल्कि भारत को वॉल्यूम प्लेयर से वैल्यू प्लेयर में बदलने का एक पूरा रोड मैप दिखता है। उसमें मुख्य रणनीति तो आपको मैंने बताया कि स्ट्रेटजी जो है शक्ति, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का ये इनिशिएटिव है। NIPER विस्तार जो किया जा रहा है फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स की, और
क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, जिला लेवल पर मजबूत किया जा रहा है पूरे नेटवर्क को। मानव संसाधन की बात करें तो करीब करीब 2.5 लाख नए पेशेवरों को तैयार करने की बात है। मेडिकल टूरिज्म और ट्रॉमा सेंटर बढ़ाने की बात की जा रही है और समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया है, यानी मानसिक स्वास्थ्य और आयुष को भी इसमें शामिल किया गया है। तो ये इस बार के बजट में हमारे मेडिकल फील्ड, स्वास्थ्य फील्ड में कैसे हमें अपना रोड मैप तैयार करना है और ये बायो फार्मा शक्ति स्कीम क्या है, इसके बारे में आपने जान लिया। उम्मीद है आपको एग्जाम में इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।